पिछली बार वीआईपी आने के बाद डेथ रेस शुरू हो गई थी, जो कि पूरे दिन तक चलते रहती है। काफी सारे एक्सीडेंट्स और मुश्किलों के बाद फाइनली मैंने डेथ रेस पूरी तो कर ली थी, लेकिन मैं सेकंड नंबर पे आया था और डॉम बन गया था विनर डेथ रेस के पहले राउंड का। पहला राउंड पूरा होने के बाद मंकी मैन मुझे गाड़ी के अंदर बिठा के वापस सिटी के अंदर ले आया, और जब मैंने उससे पूछा कि भाई हम लोग सिटी में वापस क्यों आ गए हैं, तो वो मुझे बोलने लगता है फिलहाल डेथ रेस का पहला राउंड पूरा हो चुका है और 2 हफ्ते के बाद होगा दूसरा राउंड। जैसे इस रेस में तुमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वैसे अगली रेस में भी देना। तो मतलब डेथ रेस का सेकंड पार्ट के यहाँ पे सिटी में होने वाला है? नहीं, दूसरा पार्ट कहीं और होने वाला है। फिलहाल तो मैं तुम्हें सिटी में इसलिए ले आया हूँ ताकि तुम्हें यहाँ ड्रॉप कर सकूं। मैं तुम्हें 2 हफ्ते के बाद मिलूंगा, लेकिन तब तक भागने की कोशिश मत करना वरना वो बॉम्ब याद है ना। और फिर इतना बोल के मंकी मैन मुझे सिटी के अंदर ड्रॉप करके चले जाता है। अब मंकी मैन तो चला गया था और अगली डेथ रेस थी 2 हफ्ते के बाद, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल था कि मैं अभी कहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था तो मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, कार्स, बंगले, बाइक सब कुछ सीज कर लिए थे उन लोगों ने। और ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब मुझे फुटपाथ पे ही रहना पड़ेगा। मेरे सारे बिजनेस ऑलरेडी ठप हो चुके थे, मेरे पास अब कोई जॉब नहीं थी और मेरे जेब में 250 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं थे। पुलिस ने तो बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर दिए मेरे सारे के सारे। काफी देर तक बस मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए यार कि कम से कम मेरी 2 वक्त की रोटी और एक छत मिल जाए। और काफी सोच विचार करने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने गाँव में वापस चला जाऊँ। गाँव में मेरे काफी पुराने दोस्त भी रहते हैं और शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। इसलिए मैं सीधा वहाँ से भागते भागते निकलता हूँ और सीधा पहुँच जाता हूँ बस स्टैंड पे। और मेरे गाँव की तरफ जो एसटी बस जा रही थी मैं उसके अंदर बैठ जाता हूँ। ये बस तो ऑलरेडी खचाखच भरी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे अपने सामान के साथ ही ऊपर में बैठना पड़ता है बस के। बस आधे घंटे के अंदर ही हम अपने गांव के कच्चे रास्ते पे आ गए थे और मेरे गांव में पहुंचने के लिए अभी आधा घंटा और लगेगा। फन फैक्ट तो ये कि ये जो बस है ये मेरी ही कंपनी की बस थी। हाँ, वो बात अलग है कि अब मैं इस कंपनी का ओनर नहीं हूँ। मावेश के केस में अरेस्ट होने के बाद मेरी बसेस को पुलिस ने सीज कर दिया और फिर ये सारी बसेस ऑक्शन में चले गई थी। लेकिन मैं तो बस इसी बात से खुश हो रहा था कि ये सारी बसेस आज भी अच्छे से चल रही है। हमारी बस जब पहाड़ी के अंदर वाले टनल से जा रही थी तब तो मुझे काफी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा सर कहीं दीवार पर टच ना हो जाए, क्योंकि ये जो टनल की छत थी काफी ज्यादा नीचे थी और ऐसा लग रहा था कि मैंने ऊपर बैठ के गलती कर दिया। पर शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारी बस ने सक्सेसफुली टनल को पार कर लिया और मेरा सर भी रूफ से टकराने से बच गया। और दूसरा ब्रिज पार करने के बाद मैं समझ गया था कि फाइनली मेरा गांव आ गया है। फाइनली मैं अपने गांव में वापस आ गया था। जैसे ही बस रुकी ड्राइवर बोलने लगा, ओ भाई स्टॉप आ गया, चलो उतरो जल्दी ऊपर वाले। अब मैं बस से उतर गया था और बस वहाँ से चले गई थी और अब बारी थी इतने सालों के बाद वापस से मेरे गाँव में जाने की। अपने गाँव में कदम रखे हुए मुझे पूरे के पूरे 20 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी ये एरिया वैसी था जैसे मैंने पिछली बार छोड़ के गया था। चारों तरफ काफी ज्यादा हरियाली थी और यहाँ की हवा तो काफी ज्यादा साफ थी, वरना अगर सिटी में तो एक बार सांस लो तो 2 बार खांसी आती है। अब ऐसे ही गांव में चलते चलते मुझे वो बंदा दिखाई दिया जो कि मुझे 10 साल बाद दिखाई दे रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का पुराना दोस्त मोनू था। इसे देखते ही मैं इसके पास चला गया और इसे बोलने लगा, और माने भाई कैसा है, पहचाना कि नहीं पहचाना? अरे भाई तू तो बहुत मोटा हो गया रे। अबे मोटा किसको कहता है, क्या बोला तू? मनिया, मेरे दोस्त इसी मुझे मनिया कह के बुलाते हैं। मेरा नाम है मंगेश। लेकिन एक सेकंड, तेरी शक्ल कहीं जानी पहचानी लगती है, कौन है तू? चल भाई तेको मैं हिंट देता हूँ। कल कल सुबह के 4 बजे, हाथ में लोटा, लोटे में पानी, जंगल की सह कुचले, पेड़ के पीछे लुंगी की। अरे भाई तू इतने दिनों के बाद तू तो लड़के से मर्द बन गया। फिर इसके बाद मैं और मोनू मिलके बैठ जाते हैं और फिर मैं मोनू को अपने बारे में सारी बातें बताता हूँ कि इतने दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मावेश से लेके डेथ रेस तक मेरी सारी बातें सुनने के बाद वो मोनू बोलने लगता है, तेरी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पे तो एक मूवी बन सकती है रे। अरे भाई पर सच में मेरे साथ ये सब हुआ था तो एक YouTube वीडियो सीरीज तो बनी सकती है। तेरी जगह अगर मैं होता तो ये सब करके यूट्यूबर बन जाता। अब मैं मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं? 2 हफ्ते तक का खर्चा पानी मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे तो कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं मेरे लिए। तो ये बात सुन के वो मुझे बोलने लगता है, देख भाई तू खाने और रहने की टेंशन तो ले मत, हालात ठीक होने तक तू मेरे घर में खा और रह सकता है। लेकिन रही बात नौकरी की तो मैं इसमें तेरी मदद नहीं कर सकता यार। बस मैं तुझे इतना बोलूंगी, ये गाँव के थोड़े चक्कर मार, शायद से तुझे कोई काम मिल जाए। अब जैसा कि मोनू ने कहा था उसकी बात मानते हुए मैं खेतों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पे ऐसा कौन सा काम होगा जो मेरे लायक का होगा। लेकिन जब मैं खेत में पहुंचा मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करी। यहाँ पे खेत जोतने का काम हाथ से हो रहा था। ये देख के मैं तुरंत 2-3 किसान भाइयों के पास गया और वहाँ पे जाके मैं उनसे पूछने लगा, भाई आप ये सारे काम हाथ से क्यों कर रहे हो? ये काम करने के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर तो है ना ऑलरेडी। तो मेरी बातें सुनने के बाद वो किसान बोलने लगता है, अब भैया जी क्या बताए, हाथ से काम कौन ही करना चाहता है, पर हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम इतने ट्रैक्टर ले सके। साल आजकल ट्रैक्टर भी 25-25, 50-50 लाख के आ रहे हैं। और फिर ऐसे ही 5-6 किसान भाइयों से मुझे बात करके पता चला कि यहाँ पे ये ट्रैक्टर ना होना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग ट्रैक्टर खरीदना नहीं चाहते, पर क्योंकि आज
आजकल ट्रैक्टर्स भी हद से ज्यादा ओवर प्राइस हो चुके हैं, इसलिए मजबूरी में इनको ये सारे के सारे कदम उठाने पड़ते हैं और ट्रैक्टर्स के बिना अपने हाथों से ही काम करना पड़ता है मोस्टली। ये सब देख के मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं तुरंत भागते भागते सीधा कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता हूँ जिसका ये खेत है, और सीधा उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके मैं बोलने लगता हूँ, ओ भाई बोलो क्या काम है। यार आप अपने खेत में ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? ऐसे हाथ से काम करना सही है क्या? देख भाई बात कुछ ऐसी है कि जितना मेरा प्रॉफिट नहीं है उससे कहीं ज्यादा तो ट्रैक्टर्स की कीमत है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है भाई, लेकिन अगर आपने ट्रैक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको नहीं लगता कि आपका और ज्यादा प्रॉफिट होगा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये सब लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं, और मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया और सीधा पहुंच गया महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे फिर मैंने एक ऐसा ट्रैक्टर ढूंढना शुरू करा कि जो कि बजट में भी हो और मेरे सिटी के अंदर अवेलेबल भी हो। लेकिन अच्छे और बड़े ट्रैक्टर्स तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, 7 से 8 लाख इवन 15 लाख तक कुछ ट्रैक्टर की प्राइस टच हो रही थी। ऐसे तो मेरे गाँव के खेतों में कभी भी ट्रैक्टर्स नहीं आ पाएंगे। लेकिन तब मुझे दिखाई दिया कि मेरे सिटी के अंदर एक डीलर है जो कि काफी कम प्राइसेस में ट्रैक्टर्स को बेच रहा है, और जो मॉडल मैं चाहता हूँ ये वही बेच रहा है। और ये देख के मुझे अच्छे से समझ में आ गया था कि अब मुझे करना क्या है। मैंने फौरन अपना फोन निकाला और अपने दोस्त मोनू को कॉल लगा लिया और उसे फोन करके बोलने लगा कि भाई तू जल्दी आ जा, एक बहुत जरूरी काम है। मेरी बात सुन के वो ठीक है बोल देता है और वो बोलता है कि वो 5 मिनट में आ रहा है, और फिर उसके बाद मैं फोन रख देता हूँ। 5 मिनट बोल के आधा घंटा लगाने के बाद फाइनली वो आ ही जाता है, और जैसे ही मैं उसके पास गया वो मुझसे पूछने लगता है, आप बता भाई कौन सा जरूरी काम था जो मुझे बुलाया? तो मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई तेरे एक एहसान चाहिए, क्या मुझे तेरे से 50 लाख रुपए मिल सकते हैं? भाई तू ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो तुझे 50 लाख की जरूरत है? बता दूंगा भाई मैं तेरे को रास्ते में, लेकिन सिर्फ इतना बता तू 50 लाख मुझे दे सकता है या फिर नहीं, और ये मेरा वादा है कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए वापस बना के दे दूंगा। तेरे हालात देख के तो मैं तुझे 1 रुपया ना दूं, लेकिन तू मेरा जिगरी यार है इसलिए 50 लाख दिए। ये सुन के मैं उसे बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ कि चल भाई अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। फिर इसके बाद मैं और मेरा दोस्त मोनू बाइक पे बैठ जाते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं शहर की तरफ। अब रास्ते में जाते जाते मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि भाई तू इन 50 लाख का करने क्या वाला है आखिर? तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, भाई मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे अपना और किसानों का दोनों का फायदा होने वाला है, इसलिए तू बस मुझ पे भरोसा रख। ठीक है भाई, बस मेरा पैसा मत डुबाना। और फाइनली 10 मिनट के बाद एक महिंद्रा ट्रैक्टर के डीलर के पास हम पहुंच जाते हैं, और ये वही डीलर था जो काफी कम प्राइस में ट्रैक्टर्स को बेच रहा था, और इसके शोरूम में मोस्टली महिंद्रा के 575 DI वाले ट्रैक्टर्स थे। फिर उसके बाद मैं और मेरे दोस्त वो डीलर के पास जाते हैं और मैं उसे बोलने लगता हूँ, भाई यार आपके पास तो काफी बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर्स है, सारे के सारे नई कंडीशन में लग रहे हैं एकदम, तो बताइए ये ट्रैक्टर हमें कितने में मिल जाएगा? तो मेरी बात सुन के वो बंदा बोलने लगता है, देखो भाई अगर सिंगल ट्रैक्टर लेते हो तो दे दूंगा 4 लाख में, और फिर अगर 2 या 2 से ज्यादा ट्रैक्टर लेते हो तो 3.5 में तुमको ट्रैक्टर मिल जाएगा अपना। 575 DI है, ज्यादा सोचो मत। देखो भाई अब थोड़ा प्राइस सही लगाओ, क्योंकि हमको एक नहीं 2 नहीं बल्कि 10 ट्रैक्टर लेने के। चमैला 10 ट्रैक्टर का क्या करेगा तू? अगर 10 ट्रैक्टर लेने के हैं तो भाई मैं तुम्हारे लिए 3,10,000 रुपए लगा सकता। डील पक्की भाई, मैंने 31 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दी है आपके बैंक अकाउंट में, जरा चेक कर लो। क्या सच में? अरे बाप रे, सच में पैसे आ गए। अच्छा ठीक है, ये 10 ट्रैक्टर तुम्हारे, लेके जाओ तुम 10 ट्रैक्टर। फिर इसके बाद डीलर हमारे सारे के सारे ट्रैक्टर्स को एक ट्रक के ऊपर लोड करवा देता है। सारा पेपर वर्क अब कंप्लीट हो गया था और हमने ड्राइवर को बता दिया था कि ट्रैक्टर्स को कहाँ पे पहुंचाना है, और फिर उसके बाद ट्रक और मैं डीलरशिप से निकल पड़ते हैं। ट्रक वाले को वैसे सिटी का सारा रास्ता पता था, लेकिन उसको मेरे गाँव का रास्ता अच्छे से पता नहीं था, तो मैंने भी ट्रक वाले को बोल दिया था कि भाई बस तू मेरे पीछे पीछे आ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो अब ट्रक और बाइक साथ में चल रहे थे और मैंने 50 लाख में से 31 लाख रुपीस खर्चा कर दिए थे, और अभी तक ये मेरे दोस्त को भी आइडिया लग गया था कि मैं जो ये 50 लाख रुपए उससे उधार लिया हूँ इसकी एक ही वजह है, और वो है ट्रैक्टर्स का शोरूम खोलना। फिर लगभग 15 से 20 मिनट के बाद फाइनली हम अपने गांव में वापस जाते हैं, और गांव में इतना बड़ा ट्रक लाने में वैसे काफी दिक्कत हो रही थी। कच्चे रास्ते की वजह से ट्रक पोल पर टकराते बचा। सारे गांव वालों की नजर हमारे ट्रेलर के ऊपर थी और सब लोग बस यही सोच रहे थे कि एक साथ इतने ट्रैक्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी रास्ता यहाँ पे आगे और भी ज्यादा उबड़ खाबड़ होते जा रहा था, तो मैंने ट्रक को बोला कि भाई थोड़ा आराम से ट्रक को लेके आओ, और फाइनली आखिरकार हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें ट्रैक्टर्स को अनलोड करना था। अब मेरे पास जो बचे हुए पैसे थे उससे मैंने भाड़े पे एक ऐसी जगह ले ली जहाँ पे मैंने अपने ट्रैक्टर्स को शोकेस पे रख दिया। मेरा दोस्त भी बोल रहा था कि ये ऐसी जगह तूने चूज करा है जहाँ पे आने जाने वाले सारे गाँव वालों की नजर जाएंगी। मैं भी उससे बोलता हूँ कि भाई उम्मीद तो मैं कुछ यही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरा दोस्त मुझे ऑल द बेस्ट बोलता है, और उसके बाद मुझे बोलता है कि भाई मेरे पैसे मत डुबा देना। मैंने उसे बोल दिया था कि भाई तू बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, जो तूने मुझे 50 लाख रुपए दिए है उसके मैं तुझे 1 करोड़ रुपए बना के ही दूंगा। भाई 50 ही वापस दे देना, उतना काफी है मेरे लिए, चलता हूँ। और इतना बोल के मेरा दोस्त वहाँ से चले जाता है। फाइनली मुझे मेरा शोरूम संभालना है, और ये पहली बार है कि मैं अपने गाँव में कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा था, और अब टोटली गाँव के किसानों के ऊपर डिपेंड है कि मेरा बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म करेगा। फिलहाल तो मुझे प्रॉफिट्स की उतनी कोई चिंता है नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसके बाद अपने प्रॉफिट्स कमाऊंगा। 3,10,000 का मैंने ट्रैक्टर खरीदा है, जबकि मैं इसे बेचने वाला हूँ 3,50,000 में। अब बस मैं अपने काउंटर पे चला गया था और इंतजार कर रहा था अपने पहले कस्टमर का, और जल्दी से जल्दी बस मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे सारे के सारे ट्रैक्टर्स बिक जाए। लेकिन ये सारे ट्रैक्टर्स को बेचना उतना भी आसान नहीं होने वाला था जितना मैं सोच रहा था, और ये तब जाके मुझे रियलाइज हुआ जब पहला कस्टमर मेरी दुकान में आया, और फिर उसके बाद वो मुझे बोलने लगता है, भाई क्या यहाँ पे भैंस का चारा मिलता है? मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गलत सुन लिया, तो मैंने इससे पूछा कि भाई मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप कहना क्या चाहते हो? ओ भाई देख, भैंसों को चराते
खाते चारा, वो है क्या बोला इधर, वो भैंसों का चारा जिससे भैंस खाती तो दूध देती। अब मुझे लग रहा था कि ये बंदे को कोई गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए मैंने समझाया ऐसे कि भाई यहाँ पे ट्रैक्टर्स मिलते हैं, भैंसा नहीं। अरे अगर इधर नहीं है तो इतने बड़े बड़े भैंसा की दुकान क्यों खोल के रखा तूने? सर मैं यहाँ पे कोई भी भैंसा नहीं बेच रहा हूँ, आसपास सिर्फ ट्रैक्टर ही है ओनली। क्या बोल रहा, सांड है? अरे सांड भी तो खाते होंगे ना चारा। सर अपनी आंखों पे जोर डालिए, आसपास कोई भी भैंसा सांड नहीं है। क्या बोल रहा, दलितर है? अबे कौन दलितर है? अब बस बहुत हुआ और मेरा दिमाग आउट होना शुरू हो गया था। अरे बोलो ना कौन दलितर है? दलितर बेटा हम नहीं है, तुम्हारी सोच है दलितर। चुप, निकल साले यहाँ से, निकल निकल बिल्कुल। अबे चिल्लाता काहे को, इलेक्शन में खड़ा है क्या? हाँ नहीं तो क्या, हट। मैंने आज तक काफी प्रकार के कस्टमर देखे हैं, लेकिन ऐसा बड़ा हुतिया मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पता नहीं ऐसे सारे पाकड़ मेरी झोली में आके क्यों गिरते हैं, लेकिन चलो मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, अगला वाला कस्टमर आएगा तो वो तो इससे अच्छा ही होगा। और फिर अगला कस्टमर आ भी जाता है और वो बोलने लगता है, बोला बच्चों का खिलौना है क्या इधर? कैसा खिलौना सर, मैं आपका मतलब ही नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हो? अरे जिसपे 3 कैमरा होता वो मोबाइल जैसा दिखता, क्या नाम है उसका? आईफोन। अभी भी यहाँ पे आईफोन नहीं मिलता, ट्रैक्टर की दुकान है, दिख रही नहीं क्या? अगर यहाँ पे मोबाइल नहीं मिलता तो दुकान काय को खोल के रखी है? हर साल कहाँ से चले आते हैं? एक पल के लिए तो लग रहा था कि मैंने गलत जगह पे दुकान खोल लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पागल आ रहे हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। बेटा क्या आप ट्रैक्टर बेचते हो? बिल्कुल मैं ट्रैक्टर्स बेचता हूँ, आपको कौन सा चाहिए? भाई बिल्कुल मत भेजना, बस सलाह दे रहा था, टाटा। एड़े, क्यों ना बेचूं मैं ट्रैक्टर? ए भाई तू कहना क्या चाहता है? अरे बोल के तो जा पागल साले, अरे बोल तुझे कुछ। सुनिए सर, क्या आप ट्रक बेचने में इंटरेस्टेड है? नहीं सर, मैं फिलहाल ट्रैक्टर ही बेच रहा हूँ, आपको चाहिए क्या? एक बात मेरी बात मान लो सर, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया फाइनेंस करा के दूंगा। भाई ये मेरे को लोन वोन के चक्कर में लोगों को पढ़ाने का नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा कैश में डीलिंग करता हूँ। अरे मेरी बात मानो, इस ट्रैक्टर्स के बिजनेस में कुछ नहीं रखा, उससे अच्छा एफडी डाल लो। आज तुम 10 लाख का बिजनेस खोल रहे हो, उसे इन्वेस्ट करो, एफडी डालो 10 लाख की। निकलो, गया तो जाके पे लो। मेरा क्या जाता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं। वो देखो, वो लुल्लू बनाता है यार लिटरली अब तो मैं परेशान हो गया था। पिछले 3 घंटे से मैं अपने शोरूम पे बैठा हुआ था, लेकिन ट्रैक्टर बिकना तो दूर की बात, ट्रैक्टर की इंक्वायरी करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। और अब ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने दोस्त के 50 लाख रुपए को पूरी तरीके से आग लगा दी। मैंने काफी सारे बिजनेस किए और काफी बार मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बिजनेस में मेरे साथ ऐसा होने वाला है। मैं कम से कम प्राइस पे अपने ट्रैक्टर को देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल लोग यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। और अब तो मुझे लग रहा था कि मेरा बिजनेस ये वाला बिल्कुल भी चलने ही नहीं वाला, लेकिन तभी मुझे एक बंदे की आवाज आने लगती है। बेटा, ओ बेटा, बेटा क्या तुम सो गए? बेटा मैं तुमसे बात करो बेटा। हाँ बोलिए सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। एक बात बता बेटा, ये सारे के सारे ट्रैक्टर तू बेच रहा है, और अगर तू बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है? ट्रैक्टर की प्राइस है 3,50,000। अगर ऐसी बात है बेटा तो मुझे अभी के अभी एक खरीदना है। 1 मिनट, क्या मैंने सही सुना? आप सच में यहाँ पे ट्रैक्टर खरीदने के लिए आए हो? हाँ बेटा हाँ, मेरा खेत काफी बड़ा है, ये ट्रैक्टर वहाँ पे बहुत काम आएंगे, और इसमें से मुझे एक भी पसंद आया तो मैं तेरे पास से 4 ऑर्डर करूंगा। सर एक बार आप ट्रैक्टर्स लेके तो देखिए, 4 की जगह 10 ऑर्डर करेंगे आप। चल बेटा, ज्यादा सोच मत, मैं तुझे पेमेंट कर देता हूँ, और मुझे ये बता कि ट्रैक्टर की डिलीवरी कब तक मिलेगी? डिलीवरी की क्या बात है सर, पेमेंट के तुरंत बाद आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। ये हुई ना बात बेटा, इधर पेमेंट इधर डिलीवरी, क्या बात है? हाँ तो बेटा कितना कहा था तुमने? 3.5 लाख। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ 3,75,000। 3,75,000? सर आपका दिल बहुत बड़ा है सच में, शुक्रिया। लो बेटा, ये रहे 3 लाख रुपए ऑनलाइन, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गए, जरा चेक कर लो। हाँ सर 3 लाख तो बैंक अकाउंट में आ गए। और रही बात बाकी के 75,000 रुपए की, तो ये लो 75,000 कैश। पेमेंट करने के बाद कस्टमर ने ट्रैक्टर की चाबी और पेपर वर्क ली और ट्रैक्टर को लेके जाने लगा। मैं तो चला बेटा, अपना ध्यान रखना। हो, हो, हो। भाई साहब क्या बात है, सारे कस्टमर अगर इसके जैसे होने लग गए तो क्या ही दिक्कत होगी मेरे बिजनेस में। 10 मिनट के अंदर बंदा आया, देखा ट्रैक्टर उसको और खरीद के भी चला गया। ऐसे कस्टमर तो मुझे हर रोज मिले। वैसे पर ट्रैक्टर मुझे 3,10,000 रुपए लगे और मैंने इसको बेच दिया 3,75,000 में। तो पहले ट्रैक्टर पे देखा जाए तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, और अब बस मैं वेट कर रहा था कि बाकी की 2 स्टॉक में जो ट्रैक्टर है वो भी कुछ इसी तरीके से बिक जाए। और जब मैं अपने शोरूम में खड़ा था तब मुझे पीछे से काफी सारे लोगों की आवाज आने लगती है। अरे भाई ये तो ट्रैक्टर का शोरूम है, क्या बात है? जैसे मैं पीछे मुड़ा, मैंने वो चीज देखी जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैंने देखा कि मेरे सामने अच्छे खासे लोगों की भीड़ लग चुकी थी और वो लोग सारे के सारे चिल्ला रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि सारे के सारे लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, लेकिन ध्यान से सुनने में पता चलता है कि वो लोग कुछ ये बोल रहे थे। भाई मुझे एक महिंद्रा का ट्रैक्टर देना। बेटा मेरे खेत के लिए 4 ट्रैक्टर का इंतजाम करो। भाई हम बड़े दूर से आए, हमें भी ट्रैक्टर चाहिए, और मुझे ट्रैक्टर चाहिए मॉडिफाई करके रील्स बनानी है। साहब जी हमें भी अपने गांव में ट्रैक्टर की जरूरत है, क्या यहाँ पे लूना बाइक मिलती है? अब मुझे समझ में आया कि असली मैटर क्या है। लोगों ने मुझे बताया कि जिस बंदे ने मेरे पास से अभी ट्रैक्टर खरीदा था उसी ने इन सबको मेरे ट्रैक्टर के बारे में बताया है। ट्रैक्टर चाहिए, हमें चाहिए, गाँव के लिए चाहिए। भाई लूना मिल जाएगी क्या? भाई लूना दे दे। भाई साहब मुझे तो यकीन नहीं होता था, सिर्फ एक बंदे के बोलने की वजह से इतने सारे लोग मेरे डीलरशिप पे आ गए थे और सभी को बस ट्रैक्टर ही चाहिए था। क्या बात है। फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ 2 ही ट्रैक्टर्स थे, लेकिन मैंने अपने ट्रक वाले को फोन किया और मैंने बाकी के ट्रैक्टर्स को भी यहाँ पे बुलवा लिया।
और साथ ही साथ बचे हुए पैसों से मैंने कुछ एक्स्ट्रा ट्रैक्टर्स भी खरीद लिए और फिर फोन रखने के बाद मैं सारे के सारे लोगों को बोलने लगा, भाई आप सभी के ट्रैक्टर्स जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंच रही है, आप सभी जल्दी से लाइन में लग जाइए। अब सारे लोगों ने लंबी से लाइन लगा ली थी और फिर मैं एक एक कस्टमर की डिटेल लेके एक एक कस्टमर से पेमेंट लेके उन्हें उनकी ट्रैक्टर की चाबी और कागज देते जा रहा था। लीजिए सर, स्पेशल महिंद्रा का ट्रैक्टर सिर्फ आपके लिए 575 DI और कीमत आपको पड़ रही है सिर्फ 3,50,000। ओके सर जी। मन्ने मैं रेती वाला हूँ, मुझे पीछे का कैबिनेट भी चाहिए। वो भी आपको मिल जाएगा सर, एंजॉय। ओके ठीक है साहब जी। ओए अपनी तो निकल पड़ी 295। ओए क्या भाई लूना नहीं मिलेगी? लूना नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ ट्रैक्टर्स मिलते हैं, चाहिए? अच्छा भाई कोई नहीं, मैं अपने बाप के लिए ट्रैक्टर ही ले लेता हूँ। मेरे बाप की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बस फिर ऐसे एक एक करके मैंने सारे कस्टमर्स को अपना ट्रैक्टर बेच दिए और आज के दिन मैंने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। सारे के सारे ट्रैक्टर्स मेरे बिक चुके थे और सिर्फ पहले दिन में मुझे 8 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया था और ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब डेथ रेस जब होंगी तब होंगी, लेकिन तब तक तो मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ ना। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।